स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज है 4 मई दिन सोमवार। तो देखते हैं 4 मई से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको। पहला प्रश्न हमारा है, विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया गया? तो विश्व ट्यूना दिवस मनाया गया है 2 मई को। देखिए 1 मई को आपने मनाया अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस। अब ट्यूना के ऊपर जब बात आती है, ट्यूना है क्या? तो ट्यूना एक प्रकार की मछली है और 2 मई को उसके संरक्षण के ऊपर बात की जाती है। क्यों? यूनाइटेड नेशन ने ट्यूना के ऊपर 2016 में एक प्रस्ताव पारित किया कि ट्यूना मछली को विशेष संरक्षण दिया जाए। तब से लेकर के 2017 से प्रतिवर्ष इसे 2 मई को मनाया जाता है। ठीक है, पहली चीज़। अब कुछ फैक्ट ट्यूना मछली के बारे में देख लेते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गई कि 2017 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी रही ट्यूना मछली। अब ये ट्यूना जो मछली है मुख्य रूप से गर्म पानी में पाई जाने वाली एक मछली है जो वार्म सीज हैं उसमें पाई जाती है। दूसरी चीज़ अटलांटिक ओशियन में सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। ठीक है, एक तो गर्म पानी में, दूसरी चीज़ अटलांटिक ओशियन में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब ये ट्यूना मछली हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, जो कि उसके विशेष दिन के लिए मनाया जा रहा है? क्यों? तो ट्यूना एक ऐसी मछली है जो कि टोटल जितने भी विकसित या विकासशील देश हैं उसकी अर्थव्यवस्था में आर्थिक रूप से मदद करती है ट्यूना मछली। कैसे? क्योंकि जितनी भी मछली का निर्यात होता है उसमें से 20% का जो हिस्सा होता है वो होता है ट्यूना मछली का। ठीक है, यानी कि ट्यूना मछली मछलियों में 20% का हिस्सेदारी रखती है, जो कि विश्व व्यापार होता है मीट का या इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं, तो 20% हिस्सा रखती है ट्यूना मछली। ठीक है, अब ट्यूना मछली को जो संरक्षण देते हैं लगभग 96 कंट्रीज देती हैं। 96 ऐसे देश हैं जो ट्यूना मछली को संरक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट है खाद्य व कृषि संगठन की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व कृषि संगठन के अनुसार 96 ऐसे देश हैं जो ट्यूना मछली के संरक्षण पर काम करते हैं। ठीक है, तो इतनी बात हमको याद रखनी है कि पूरी जितनी भी दुनिया की मछली है उसमें से 20% हिस्सेदारी ट्यूना मछली की है। और ट्यूना मछली विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में मदद करती है प्रत्येक विकसित या विकासशील देश के लिए। ठीक है, 2017 से ये वर्ष मनाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों का एक प्रश्न था कि किस तरीके से लिखे, तो मैं बार बार कहता रहता हूँ, आप एक्चुअली ऐसे लिखिएगा विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया गया। तो विश्व ट्यूना दिवस एक लाइन में लिखिएगा 2 मई को मनाया गया। अब जितने फैक्ट हैं वो आप अपनी अगली लाइन से लिखने का प्रयास करें, जिससे कि आपको पढ़ने और समझने में आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही लिखिएगा आप लोग। ठीक है, अगले प्रश्न की चलते हैं। भारत सरकार के आदेश पर हाजोंग व चकमा को लेकर के चकमा समुदाय को कोरोना 19 के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शामिल किया जाएगा। तो यह परीक्षण किस राज्य के लिए होगा, ये प्रश्न आपका है। ठीक है, हाजोंग व चकमा समुदाय को जो कोरोना 19 के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शामिल किया गया है, 2 समुदायों को। समुदाय कौन कौन से? हाजोंग व चकमा। अब ये किस राज्य के हैं? तो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। मैं बता दूं, हाजोंग व चकमा, हाजोंग जो हैं वो हैं हिंदू, हाजोंग जो हैं हिंदू, और चकमा जो हैं, चकमा है आपके बौद्ध। 1964 में विस्थापित होकर के बांग्लादेश से, जो पूर्वी पाकिस्तान था, वहाँ से विस्थापित होकर के ये आ जाते हैं भारत। और भारत में लगभग इस समय जो हाजोंग व चकमा समुदाय की मैं बात करूँ तो लगभग 1 लाख है। ठीक है, मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में हैं। तो मैं इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से ज़िलों में रहते हैं, कैसे आए यहाँ तक की सारी चीज़ें मैं वहाँ डिस्कस कर दूंगा। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब करंट अफेयर का कोई भी टॉपिक होता है, जब चर्चा का विषय बनता है, तो उसकी पृष्ठभूमि समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पृष्ठभूमि में आपके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, आप आराम से उसे देख लीजिएगा। तो 1964 में विस्थापित होकर के भारत आ जाती है हाजोंग व चकमा समुदाय, और वर्तमान में मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक रूप से रहते हैं। तो अभी तक क्या था, ये एक ट्राइब्स, एक जनजाति है। तो इसके लिए सरकार के पास अभी ऑर्डर नहीं है, सरकार ने दिए थे कि इसके लिए भी परीक्षण की आवश्यकता होगी। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में हाजोंग व चकमा समुदाय के लिए कोविड-19 का स्वास्थ्य परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी, यानी कि उनको भी स्वास्थ्य के जो परीक्षण हैं देने अनिवार्य होंगे या उनके लिए भी टेस्ट लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाजोंग व चकमा समुदाय, दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में कश्मीर की किस चीज़ को GI टैग दिया गया? नीचे आपको दिख रहा होगा केसर। अभी हाल ही में केसर को GI टैग दिया गया है। केसर देखिए होता कैसा है, केसर लंबा होता है, आपको लंबे लंबे दिख रहे होंगे, मोटा गहरा लाल रंग का होता है। ठीक है, और ये जो आपको ये एक अलग ही रंग दिखाई दे रहा है, तो ये होता है क्रोसिन के कारण। क्रोसिन एक तथ्य होता है, क्रोसिन रसायन के कारण क्या होता है, इसका रंग ऐसा अद्वितीय दिखाई देता है और इसमें कड़वाहट होती है। मैं बता दूं वो होती है पिक्रोक्रोसिन के कारण इसमें कड़वाहट का भी आभास होता है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। और दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो सबसे ऊंचाई पर केसर उत्पादित करता है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 1600 फीट की ऊंचाई पर उत्पादित करता है। कौन? ये भारत उत्पादन करने वाला ऐसा देश है। ठीक है,
एक और फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि केसर की 3 प्रजातियां होती हैं। एक तो लच्छा केसर होता है, एक आपको होता है लच्छा केसर, दूसरा होता है मोंगरा केसर, तीसरा होता है गुच्छी केसर। तो आपको बताएंगे कि दुनिया का एकमात्र ऐसा केसर जो 1600 फीट की ऊंचाई पर उगता है वो है कश्मीरी केसर। कश्मीरी केसर मोटा, लंबा और गहरा लाल होता है। जो उसका रंग होता है गहरा लाल, वो होता है कह सकते हैं क्रोसिन के कारण, और वो कड़वाहट होती है, मैंने आपको अभी बताई पिक्रोक्रोसिन के कारण इसमें एक अलग ही कड़वाहट होती है। तो इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग क्या होता है? भौगोलिक संकेत होता है जो किसी विशेष क्षेत्र के जो विशेष उत्पाद है उसको दिया जाता है, जिससे कि उसे बाकायदा पेटेंट मिल सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न है, पर्यावरण मंत्रालय ने नई संसद के निर्माण को मंजूरी दे दी है, वह किस वर्ष तक तैयार हो जाएगी? तो अभी जो मंत्रालय ने जो मंजूरी दी है वह 2022 तक की तैयार होने की बात कही है। इसके लिए कुछ प्रोजेक्ट रखा गया है, कुल 922 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। अब अगर मैं आपको बताऊं, जो संसद हमारी है वर्तमान में, वो 1921 में जो पहली ईंट रखी गई 1921 फरवरी में, वो मात्र कंप्लीट हुई 83 लाख रुपए में, 83 लाख रुपए में। और जो नया प्रोजेक्ट है वो कहता है कि लगभग 922 करोड़ रुपए की लागत से नई संसद का निर्माण होगा, जिसका निर्माण कार्य पूरा होना है 2022। इसके लिए अभी हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, मैं बार बार बता दूं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत एक त्रिशंकु संरचना दी है संसद की, और उसी के आधार पर इसका निर्माण किया जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा कि अब नई संसद जो होगी वो त्रिकोण होगी, ठीक है, और 2022 तक पूरी की जानी है। तो ये आपको याद रखनी है। देखिए, जो मैं आपको बताऊं, ये जो आपकी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके लिए आपको अलग से समझने की आवश्यकता होगी, तो मैं प्रयास करूंगा कि इसके लिए भी एक अलग वीडियो में आपके लिए बना दूं, जिससे कि आप समझ सकें। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहत इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक की जो 3 किलोमीटर लंबा है उसे मरम्मत किया जाना है। राष्ट्रपति भवन जो संसद भवन है उससे अलग राष्ट्रपति भवन से लेकर के जो काम किया जाना है वो संसद भवन का नया डिज़ाइन, और नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जो हैं वहाँ पर उनको भी एक विशेष स्थान परिवर्तित करके संग्रहालय का रूप दे दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसे मैं अलग समझा दूंगा जिससे प्रॉपर समझ सकें। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी अलग चीज़। ये आपका देखिए डिज़ाइन, तो ये मैंने अभी आपको बताया कि ये 3 किलोमीटर राजपथ है। ये राजपथ जो आपका है इसी की मरम्मत की जाएगी। दूसरी चीज़, ये जो आपको दिख रहा है ये है आपकी संसद। यहाँ पर जो गोल दिखाई दे रही है वो प्राचीन संसद है, और जो यहाँ पर एक ट्रायंगल दूसरी संसद का रूप दिखाई दे रहा है वो नई संसद है। ठीक है, तो ये नई संसद है। ये आपका राष्ट्रपति भवन रहा। ये आपके नॉर्थ ब्लॉक, यहाँ पर साउथ ब्लॉक थे लेकिन अभी नया डिज़ाइन दे दिया है, अब उसे संग्रहालय का रूप दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझना है। अब ये कुछ नई बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर नए बहुत सारे कार्यालय आ जाएंगे यहीं पर ही। तो आपको ये समझना होगा कि इंडिया गेट से लेकर के जो ये आपका राष्ट्रपति भवन है यहाँ तक एक नया पथ, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को एक संग्रहालय के रूप बदल दिया जाएगा। पुरानी संसद को बदल करके नई संसद कर दिया जाएगा, जो कि ट्रायंगल रूप में होंगी। तो कुछ संसद से जुड़े हुए किस्से हैं, संसद से जुड़े हुए किस्से समझ लेते हैं। संसद की अगर मैं बात करूं मेन रूप से, तो संसद के लिए 12 फरवरी 1921 को पहली बार नींव रखी गई थी संसद के लिए, और इसे बनाने में 6 वर्ष लगे, जिसकी कुल लागत 83 लाख रुपए थी। टोटल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो 83 लाख रुपए थी टोटल इसका। अब संसद भवन की अगर मैं डिज़ाइन की बात करूं तो एडविन लुटियंस और बेकर जी को माना जाता है कि संसद भवन की डिज़ाइन तैयार करी। ठीक है, तो और भी जो संसद से जुड़े हुए तथ्य हैं मैं आप लोग वीडियो में कवर करने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन आप फिलहाल इतने तथ्य याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं कि 2022 में तैयार होगी। और टोटल कॉस्ट की बात करें तो 922 करोड़ रुपए की कॉस्ट रखी गई है टोटल। ठीक है, 2022 तक की कंप्लीट करने की बात कही गई है। पुरानी संसद 83 लाख रुपए से निर्मित थी और 1921 में बनकर के तैयार हुई थी, काम शुरू हुआ था, 6 वर्ष लगे। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी मैं एक्स्ट्रा वीडियो जब करूँगा तो वहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये आपका था। अगला है प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रिडिस्कवर्ड नाम की ई पुस्तक किसने लॉन्च की? देखो मैंने एक हाईलाइट कर दिया, ई पुस्तक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक है। इसे लॉन्च किया है किसने? तो इसे लॉन्च किया है प्रहलाद सिंह पटेल जी ने। प्रहलाद सिंह पटेल कौन है हमारे? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हमारे हैं प्रहलाद सिंह पटेल। अगर मैं बात करूं प्रोफेसर बीबी लाल जी की, तो प्रोफेसर बीबी लाल एक प्रख्यात पुरातात्विक प्रोफेसर है। पुरातात्विक का मतलब ये जितने भी जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर शोध करने वाले प्रोफेसर थे ये, और उनकी शताब्दी पर कह सकते हैं, शताब्दी जो 100वीं वर्षगांठ थी उसी पर इसको लॉन्च किया गया प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा। तो ये पुस्तक याद रखिएगा कि प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रेडिस्कवर नाम की जो पुस्तक है वो
किसने लॉन्च करी? तो प्रहलाद सिंह पटेल हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला है जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो इसे जारी किया गया है रसायन व उर्वरक मंत्रालय द्वारा। रसायन व उर्वरक मंत्रालय द्वारा जन औषधि सुगम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। लाइन आपकी ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जब लिखिएगा। अब बात करें हम रसायन व उर्वरक मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया है एप्लीकेशन पे। देखिए अभी क्या है, कोविड-19 के कारण लोगों को दवाई लेने में या दवाई तक क्षेत्र तक जाने में असुविधा हो रही है। इसलिए अगर आप इस मोबाइल एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको क्लियर पता हो जाएगी कि कौन सी दुकानें खुल रही हैं वर्तमान में हमारे एरिया में या कौन सी दुकानें भी बंद हैं। तो ये सारी चीज़ें जन औषधि सुगम मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगी, जिसे रसायन व उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो रसायन व उर्वरक मंत्री की बात करें तो डीवी सदानंद गौड़ा हमारे रसायन व उर्वरक मंत्री हैं। ठीक है, अगला है हाल ही में किस शहर की पुलिस ने रोबोकॉप को नियुक्त किया है? तो मैं बता दूं, चेन्नई पुलिस ने शहर के अंदर रोबोकॉप को नियुक्त किया है। रोबोकॉप क्या होगा? ये कोविड-19 से लड़ने में सहायता प्रदान करेगा। इसमें कैमरा लगे हुए हैं, किस तरीके से किस क्षेत्र में निगरानी के भी काम आएंगे। दूसरी चीज़ रोबोकॉप है तो दवाई क्षेत्र में भी काम आएंगे। तो ये रोबोकॉप याद रखिएगा कि रोबोकॉप जो है किस शहर की पुलिस द्वारा नियुक्त किए गए हैं? तो चेन्नई पुलिस द्वारा नियुक्त किए गए हैं। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हाल ही में थल्लपिल प्रदीप को निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 दिया गया। वो किस आईआईटी में कार्यरत हैं? तो आईआईटी मद्रास के ये प्रोफेसर हैं। थल्लपिल प्रदीप को निक्केई एशिया पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगर मैं बात करूं इस पुरस्कार की तो उन्हें यह पुरस्कार विज्ञान व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, उन्हें यह पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया गया है। तो ये अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं जिन्हें मिला है, तो आप ये बात याद रखिएगा। अब जैसे मैं बात करूं संस्कृति और समुदाय के विषय पर, संस्कृति और समुदाय के विषय पर मिला है राम प्रसाद कदेल को, राम प्रसाद कदेल। और राम प्रकाश कदेल का जो संबंध है वो है नेपाल से। तो राम प्रकाश कदेल जी को मिला हुआ है किसमें? तो वो मिला हुआ है संस्कृति और समुदाय के विषय पर, जो नेपाल से संबंध रखते हैं, राम प्रसाद कदेल जी। तीसरे व्यक्ति और हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं आर्थिक व व्यावसायिक नवाचार, आर्थिक एवं व्यावसायिक जागरूकता के मामले में एंथनी टैन और साथ ही टैन होई लिंग, तो ये दो लोगों को मिला हुआ है। दोनों का संबंध मलेशिया से है। किस क्षेत्र में मिला हुआ है? आर्थिक व व्यावसायिक नवाचार क्षेत्र में। नवाचार मतलब जागरूकता फैलाने के मामले में। तो ये आपको हालांकि आपको इतना ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, आप इतना याद रखिएगा थल्लपिल प्रदीप को निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 दिया गया। वो मद्रास आईआईटी में कार्यरत हैं। मद्रास आईआईटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मद्रास आईआईटी 1959 में एस्टैब्लिश हुई थी और देश की तीसरी आईआईटी बनी थी आईआईटी मद्रास, क्योंकि आईआईटी खड़गपुर फिर बॉम्बे, उसके बाद आईआईटी मद्रास की स्थापना 1959 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य कौन बन गया है? तो मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला जो राज्य बना है वो बना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने जो अभी हाल में रिपोर्ट दी है वो 18.52 लाख लोगों की दी है कि 18.52 लाख क्या कर रहे हैं? कार्यरत लोग हैं जो मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं। यानी कि जो अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ में टोटल रोजगार जो मिलता है उसका 24% हिस्सा केवल मनरेगा में काम करता है, मनरेगा के तहत रोजगार प्राप्त करता है। अब मैं बात करूं मनरेगा की तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसे मनरेगा कहा जाता है। यानी कि आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो ये मनरेगा की स्थापना की गई थी 2006 में। रोजगार अधिनियम 2005 के तहत 2006 से इसकी स्थापना की गई। तो 2006 में आप बताएंगे कि मनरेगा की स्थापना की गई थी वो अधिनियम। दूसरी बात है कि 2005 में रोजगार अधिनियम आता है, बट 2006 से मनरेगा की स्थापना की गई थी। और अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ ने कहा कि देश में हमने सबसे ज़्यादा मनरेगा में रोजगार दिया है। छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल जी, और राज्यपाल की बात करूं तो अनुसुईया उइके वर्तमान में यहाँ की राज्यपाल हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, फीफा द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो फीफा ने अभी हाल ही में वी विल विन नाम का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है। तो आप एक बात याद रखिएगा कि भारत के जो कप्तान हैं बाईचुंग भूटिया जी, फुटबॉल में बाईचुंग भूटिया भी इसी में एक हिस्सा है, कह सकता हूँ कि अभी हाल ही में एक वीडियो फीफा ने बनाया था, उसमें बाईचुंग भूटिया जी को दिखाया भी गया था वी विल विन नाम के कार्यक्रम में। तो भारत से ये है फिलहाल। अब बात करें मैं फीफा की, तो फीफा एक आप सभी लोग जानते हैं फीफा के बारे में, यह फेडरेशन है फुटबॉल का, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन का। इसका हेडक्वार्टर की बात करूं तो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में इसका हेडक्वार्टर है।
फर्स्ट थिंग ज्यूरिख शहर में इसका हेडक्वार्टर है। दूसरी चीज़ आप याद रखिएगा कि वर्तमान में अगर मैं बात करूँ स्थापना की, तो 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। 1904 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष वर्तमान में गियानी इन्फेंटिनो, गियानी मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग परेशान मत होइएगा, गियानी इन्फेंटिनो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लेता है कि फीफा में वर्तमान में भारत की रैंकिंग कितनी है, तो अप्रैल 2020 तक की फीफा की जो रैंकिंग थी वो 108 स्थान पर भारत है। तो ये भी बात याद रखिएगा। बाईचुंग भूटिया जी भारतीय फुटबॉल टीम के नेतृत्व करते हैं, ये भी बात आप याद रखिएगा। और फीफा ने वी विल विन #WeWillWin नाम का एक अभियान प्रारंभ कर रखा है। तो आप लोगों को लिखने में कोई परेशानी ना हो, इसीलिए मैंने आप लोगों से बात बोली कि जैसे कि आपको पहले एक लाइन में लिखना है कि जो प्रश्न पूछ रहा है, उसके बाद आप अपनी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो अपनी ऐड कर लीजिएगा। तो ये था आपका आज का वीडियो। कैसा लगा वीडियो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी जो भी प्रश्न आपको लगते हैं यहाँ से पूछने योग्य बनते हैं, तो मैं ज़रूर आपको उत्तर उसका दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।